हेलो मनी नाइन। गुड इवनिंग, मैं हूं प्रियंका संभव, आपके साथ लेकर आती हूं हेलो मनी नाइन, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट से रूबरू कराते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं ताकि आपकी फिनेंशियल प्लानिंग हमेशा पटरी पर रहे। वैसे क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने अगर 50,000 रुपये की रेगुलर इनकम का इंतजाम हो जाए तो कितना अच्छा हो, और ये कैसे हो सकता है? तो आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि जब बात रिटायरमेंट की आती है तो सबसे पहला सवाल क्या आता है कि भाई जब हमारी सैलरी रुक जाएगी, हम नौकरी नहीं कर रहे होंगे, तो रिटायरमेंट के बाद घर का खर्चा कैसे चलने वाला है? तो इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आपको ये पता होगा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो कई सारे कैलकुलेशन हैं जो आपको करने होंगे और रिटायरमेंट के लिए इसलिए प्लानिंग बेहद ज़रूरी हो जाती है। भले आप 40 साल में रिटायर हो रहे हो या 60 साल में हो, बस इमेजिन कर लेंगे कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगा काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। तो कैसे काम करना पड़ेगा, किन कैलकुलेशंस का ख्याल रखिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। थैंक यू सो मच प्रतिभा, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। तो आपसे मैं बातचीत करूं उससे पहले मैं एक रिमाइंडर एक तरह से देना चाहूंगी अपने दर्शकों को जो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं। तो प्लीज़ प्रतिभा को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके सवालों का जवाब दे, रिटायरमेंट की वो एक्सपर्ट है, बहुत सारी प्लानिंग करती हैं, तो भेजिए अपने सवाल 9311211874 पर व्हाट्सएप कीजिए। आप ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सवाल जितने डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग की बात है तो हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी उम्र क्या है, आपकी कमाई क्या है, आप कब रिटायर होना चाहते हैं। जितने डिटेल में सवाल होगा उतना डिटेल जवाब मिलेगा। तो भेजिए अपने सवाल फटाफट, हमें इंतजार है आपके लाइव सवालों का। और जब तक आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तब तक मैं प्रतिभा से सवाल पूछूंगी। प्रतिभा, वेलकम टू मनी नाइन वंस अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वो कौन सी उम्र है जिसमें आप कहती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अपनी कमाई का कितना हिस्सा हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ डेडिकेट करना चाहिए? आमतौर पे लोग बोलते हैं, ये बोला जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। लेकिन 20s में आपका मतलब आपका तभी कॉलेज खत्म होता है और आप स्टार्ट करते हो काम करना, तो आपका बहुत बड़ा लंबा लिस्ट होता है, ये करना है, खरीदना है वगैरह। तो अर्ली 30s में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितना आपके पास समय है, समय आपका बेस्ट फ्रेंड है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जितना आपके पास लंबा समय दे होगा उतना इजिली आप अपने टारगेट को मीट कर पाओगे। एक रूल ऑफ थंब है कि जितना आपका एज है, मान लिया आप 30 ईयर्स के हो, तो 30% ऑफ योर सेविंग्स, 30% ऑफ योर इनकम शुड बी सेविंग्स। उसमें से ज्यादा तक तो आप रिटायरमेंट के लिए ही सेव करेंगे। तो हम तो बताते हैं कि 30, अगर 30 उम्र है आपका, 30+10 40% आपका सेविंग होना चाहिए। ओके, सो एक जो थंब है, अच्छा, कि आपकी जितनी उम्र है उस हिसाब से होना चाहिए। और वो जो कैलकुलेशन का चार्ट आप देख रहे थे ना, वो एक्चुअली प्रतिभा हमारे लिए बना कर लेकर आई हैं। प्रतिभा, सो नाउ लेट्स कम टू दैट चार्ट एंड एक्सप्लेन दैट चार्ट कि वो आप क्या बता रहे हो उसमें। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि प्रतिभा मुझे ये बताइए कि किसी को 50,000 रुपये अगर मंथली इनकम चाहिए तो उसे कितना जो है इन्वेस्ट करना, उसके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए। और आपने 50,000 नहीं, आपने बता दिया 50,000 किसी को चाहिए, 75,000 किसी को चाहिए, 1.5 लाख किसी को चाहिए। तो इस कैलकुलेशन को जरा समझाइए जो आप हमारे लिए बनाकर लाई हैं। बिल्कुल। ये जो नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग कि मुझे कितना एन्युटी चाहिए, ये हम सिर्फ आमतौर पर ऐसे सोच लेते 50,000 चाहिए होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है जो हम शो में बाद में कवर करेंगे। अगर आपको 50,000 का एन्युटी चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आज 50,000 किया तो अगला साल भी 50,000 से चलेगा और 10 साल बाद भी 50,000 ही मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू कम होता जाता है। ये टेबल में आप देखिए पहला कि 50,000 का अगर आपको एन्युटी या रिटायरमेंट पेंशन चाहिए तो 30 साल के लिए चाहिए। मान लो आप 60 की उम्र में रिटायर हो रहे, कभी भी रिटायर हो रहे, 30 साल के लिए रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन चाहिए, तो आपको 1.39 करोड़ का कॉर्पस जरूरत होगा। 1.39 करोड़, 50,000 चाहिए थे। ओके, ये इसलिए क्योंकि पहला साल आप 50,000 निकालोगे, नेक्स्ट ईयर 55, उसके बाद 60, ऐसा 7% से इंक्रीज होता जाएगा। मैंने तो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10% बताया है। अगर आपको 75,000 चाहिए तो आपके रिटायरमेंट के वक्त
और आप 30 साल तक मतलब रिटायरमेंट का पेंशन लेने वाले हो, तो आपको 2 करोड़ की जरूरत होगी। मान लो आप बोलते हो कि नहीं, मैं बहुत दिन तक काम करता रहूंगा, मुझे 30 साल नहीं, रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 25 साल के लिए पेंशन चाहिए, तो 50,000 के लिए आपको 1.21 करोड़ लगेगा। और आप अगर आप अर्ली रिटायरमेंट करना चाहते हो, आप बोलते हो नहीं, मैं 60 तक काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं 55 में ही रिटायर कर जाऊंगा और मैं 35 ईयर्स के लिए और जीऊंगा, तो 1.55 चाहिए। 50 में रिटायर करना चाहते हो तो 1.71 चाहिए। तो ओके। ये सिर्फ 50,000 का है। और आप हर कॉलम में देखेंगे 75 के लिए कितना, ऐसा आपका पूरा कॉलम है उधर ओके। चार्ट। और अब ये जो चार्ट आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर आप सिप करें तो आपको कितने पैसे का सिप मंथली करना होगा। तो अगर आपके पास 10 साल है तो आप देखिए आपको जो है 64,233 रुपए की सिप के लिए यहाँ पर कह रही हैं। तो लेट्स गो टू प्रतिभा ओनली। प्रतिभा, मैं चाहूंगी इसको बताइए, मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की पूछा था, ये आपने जो सिप का चार्ट बताया ये बताइए, देन विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर पहले मैं चाहती हूँ इस कैलकुलेशन को जरा समझाइए, सिप वाले कैलकुलेशन को हम चार्ट लेकर आएंगे अब। ये जब हम नंबर बताते हैं ना, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़, 4 करोड़, तो लोग डर जाते हैं कि ये इतना पैसा कैसे इकट्ठा होगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायरमेंट के 10 साल पहले चालू कर रहे हैं और आपको चाहिए 1.39 करोड़, तो आपको बहुत सारा एसआईपी करना पड़ेगा, 64,000 का एसआईपी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही 30 साल पहले स्टार्ट कर रहे हैं, आप 30 साल के उम्र के और ऑलरेडी रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए का एसआईपी करना है हर महीना, और आपका 1.39 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो बीच में अगर आपने 15 साल पहले आपने रिटायरमेंट का सोचा और प्लानिंग किया, तो 30,000 का एसआईपी लगेगा। 20 साल पहले करेंगे तो 16 साल, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सिर्फ कम होते जाता है। ये टेबल आपको बताता कि 50,000 का जो अगर आपका एक्सपेंसेस है फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट में, और आपको कॉर्पस 1.39 चाहिए, तो कितना लगेगा, 75 के लिए कितना, 1 के लिए कितना, और 2 लाख के लिए कितना एसआईपी लगेगा। आप ओके। देखेंगे सबसे कम एसआईपी 30 इयर्स का है। ठीक है, एग्जैक्टली तो आप जैसे अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपको उतने कम रकम की एसआईपी करनी होगी, जितना लेट होंगे उतनी ज़्यादा राशि जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ये एसआईपी कहाँ करें, इस सवाल पर ये बहुत ज़रूरी है मुझे आपसे समझना, क्योंकि ये समझना कि रिटायरमेंट के लिए कहाँ निवेश करना है। लेकिन उससे पहले और भी इम्पोर्टेंट एक सवाल है प्रतिभा, कि कैसे समझें कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेटा जो होता है रिटायरमेंट कैलकुलेशन के लिए, आज की तारीख में आपका खर्चा कितना हो रहा है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपीस खर्चा कर रहे हैं आज की तारीख में, उसमें बच्चों रिलेटेड जैसे एजुकेशन, उनका उनका उनके रिलेटेड भी कुछ एक्सपेंसेस है, बच्चे जो डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स जो डिपेंडेंट होते हैं, वो खर्चा निकाल दो। मतलब 25,000 उसमें गया, तो 75,000 अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो 10 साल बाद अगर आप रिटायर करना चाहते हो तो उसको डबल कर दो, 75 का 1.5 लाख हो जाएगा। मान लो आप 50 के हो और 60 में रिटायर होना चाहते हो, 75,000 आज की तारीख में खर्चा है, तो 1.5 विल बी योर एक्सपेंसेस 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर आपका 40 ईयर्स का उम्र है तो 3 लाख हो जाएगा। तो ये डबल होता जाता है हर 10 ईयर्स में। ओके। तो ये जो बेस है उसके हिसाब से आप चार्ट में देख सकते हो कि आपको कितना लगेगा। 75,000 का अगर आपका आज का खर्चा है, तो आपको देखना है 20 ईयर्स बाद आपको 3 लाख का रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा, और वो बढ़ते जाएगा। वो बढ़ने का तो हमने टेबल में कैलकुलेशन किया, आपको सिर्फ इतना देखना कि आपका एक्सपेंसेस कितना है और चार्ट में मैच करना। ओके, आपका एक्सपेंस अभी कितना है, और ये ध्यान रखिए हर 10 साल में वो डबल हो रहा है। अब बताइए कि रिटायरमेंट के लिए आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपने सिप लिखा था तो मैं समझ रही हूँ आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देती हैं। एब्सोल्युटली, जो रिटायरमेंट का जो गोल है वो आमतौर पे 10 साल 15 साल लंबे समय अवधि का होता है। कोई भी 2 साल पहले नहीं जाग उठता कि वो अभी मुझे रिटायर करना, अभी मुझे सेव करना है। तो ये लंबे समय अवधि का जो भी है, जो वेल्थ बिल्डिंग एसेट है, वो इक्विटी है। तो हमने जो कैलकुलेशन दिया है वो सिप का कैलकुलेशन, वो ये हमने सोचा है कि 11% आपको रिटर्न मिलेगा। 11% तो इक्विटी का एसआईपी से ही मिलेगा। तो अगर आप पूरा का पूरा इक्विटी में करते हो तो ये अमाउंट आपको करना पड़ेगा। बट इसके आमतौर पे इसके अलावा सैलरीड पीपल का ईपीएफ जो है वो भी एक बहुत बड़ा रकम बनता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, कट होते जाता है। और 20-30% आपका कॉर्पस, जैसे मान लीजिए 1.39 है, तो शायद आपका ईपीएफ का कॉर्पस ही 40-50 लाख हो जाएगा। तो ईपीएफ है, और ये जो कैलकुलेशन है ये पूरा का पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किया है, क्योंकि ये लंबे समय अवधि के लिए।
ओके, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, एक कॉर्पस इकट्ठा करेंगे, और फिर वो आपको कैसे मिलेगा रिटायरमेंट के बाद? वो मुझे कैसे उसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बैंक में डालना होगा और फिर हर महीने जाकर उससे पैसे निकालने होंगे, वो क्या प्रोसेस होगा? लोग ये आमतौर पे सोचते हैं कि मैं रिटायर हो गई हूँ, अभी मुझे इक्विटी में नहीं रखना। रिटायरमेंट ये समझिए कि रिटायरमेंट में 30 साल का मतलब हाफ योर लाइफ टाइम, जो आपने 30 साल के लिए कमाई किया तो 30 साल के लिए रिटायर्ड होने वाले हो, तो आप बैंक में नहीं रख सकते हो, तब भी आपको इक्विटी में ही रखना है। तो जो रिटायर हो जाते हैं तो हम एक SWP स्टार्ट करते हैं। SIP में हर महीना आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, SWP में हर महीना आपको कुछ आ रहा है। जब मतलब आप बुढ़ापा हो जाता है तब आपको सैलरी आता है ये म्यूचुअल फंड से SWP के तौर पे। तो जैसे आपने बताया 50,000, तो 50,000 महीने के मतलब 4-5 तारीख के अंदर आपको 50,000 आ जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं रहेगा। 50-50 हमने लिया है कि इक्विटी और डेट के बीच में, मतलब कुछ FD में रहेगा, कुछ डेट फंड्स में रहेगा और कुछ इक्विटी में रहेगा, और यहाँ से आपको हर महीना पैसा मिलेगा। और इसको भी हम स्प्लिट करते हैं कि अगले 4 साल के लिए जो चाहिए वो हम थोड़ा भी इक्विटी में नहीं रखते। जो 4 साल के बाद 8 साल तक चाहिए थोड़ा बहुत इक्विटी में रखते हैं, और 8 साल के बाद रिटायरमेंट में मतलब 68 से जो चाहिए वो इक्विटी में रहता है, और धीरे धीरे इक्विटी का परसेंटेज 0 हो जाता है। जैसे आपका उम्र बहुत बढ़ जाता है, 80 साल का हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा डेट में रहेगा पैसा। ओके फाइन, सो इस तरह से आप SWP ट्रिगर करके आप अपने पैसे को वापस लेते रहेंगे वहाँ पर, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपका जो एलोकेशन होगा ना, वो इक्विटी के साथ साथ डेट की तरफ भी बढ़ जाएगा। ओके, अगर कोई बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप नहीं करना चाहता है, तब आप उनको कहाँ पर निवेश करने के लिए कहते हैं? रिटायरमेंट के लिए वो कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो आप सजेस्ट करती हैं? देखिए, अगर इक्विटी में नहीं करना चाहे तो बहुत तेज भाग के भी वही जगह पे रह जाएंगे, मतलब बहुत उनका सिर्फ जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। डेट में कर सकते हैं, वो EPF में अपना कंट्रीब्यूशन अगर हो सके तो बढ़ा सकते हैं कि उनका डिसेंट रिटर्न, अगर टैक्स भी नहीं लगता है। अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो मैं बताऊंगी NPS में करो, थोड़ा बहुत तो इक्विटी में जाएगा अगर एज के हिसाब से, बट डेट इक्विटी करना बहुत जरूरी है। इक्विटी के मुकाबले कुछ बाकी सब पीछे पड़ जाते हैं। ओके, बिकॉज महंगाई को अगर मात देना है तो उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आपको कोई प्रोडक्ट अभी दे रहा है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे ही प्रोडक्ट हैं। पर कोई रिटायरमेंट स्पेसिफिक लंबे समय के लिए अगर SIP करना चाहते हैं तो किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड आप चुनने के लिए कहती हैं? क्योंकि कई तरह की स्कीम्स हैं, आपके पास मल्टी कैप का ऑप्शन है, आपके पास फ्लेक्सी कैप है, आपके पास बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड है, तो आप किस तरह के फंड चुनने के लिए कहते हैं? नज़रिया लंबा है और फोकस है मेरा कि रिटायरमेंट के लिए ये मेरे लिए फंड इकट्ठा करें। देखिए, जब रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है सबका नजरिया लंबा ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो जाए, 10-20% कम हो जाए मार्केट, मतलब 2 साल तक अगर कम ही रहे, तो लोग अपना भरोसा छोड़ देते हैं और निकाल देते हैं पैसे। ये बहुत जरूरी है कि वो बने रहे। वो कौन सा इन्वेस्टमेंट चुने ये उनके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। आमतौर पे अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप एसेट एलोकेशन बनाइए, जैसे आप 60% लार्ज कैप में रखेंगे, 20-25% आप मिड कैप में रखेंगे और बाकी स्मॉल कैप में। थीमेटिक में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको करेक्ट टाइम पे उसमें इन्वेस्ट करना और निकालना भी है। और अगर आप थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है तो पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जो है वो बैफ में भी रह सकता है। तो लार्ज कैप लेने के लिए आप लार्ज कैप फंड्स चूज करने की जरूरत नहीं। अगर आप फ्लेक्सी कैप लोगे तो जो फंड मैनेजर है वो अपना डिस्क्रिप्शन लगाएंगे कि कब लार्ज कैप ज्यादा करना है और कम करना है, और उसमें आपका टैक्स इम्पैक्ट भी कम रहेगा और आपका काफी सेफ सा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, सो फ्लेक्सी कैप कुड बी अ गुड आइडिया, और साथ में आप लार्ज कैप में भी अगर करना चाहते हैं तो लार्ज कैप को एक बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। मिड कैप में 20% हिस्सा हो सकता है, 20% स्मॉल कैप की तरफ हो सकता है। सेक्टोरल थीम से प्रतिभा के सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जो है वो शायद रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही प्लान्स नहीं होंगे। प्रतिभा, एक बात बताइए, बहुत सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो आपको वादा करते हैं कि आपके रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट स्पेसिफिक हैं, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े स्पेसिफिक प्लान है। क्या आप सजेस्ट करती हैं रिटायरमेंट के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को चुनने की? मेरा बहुत क्लियर थिंकिंग है इसमें कि जब नाम अटैच होता है म्यूचुअल फंड के साथ कि ये रिटायरमेंट का है, ये बच्चों का है, तो उसको अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि वो लॉक इन के साथ आता है। और
कोई भी फंड में हम निवेश करते हैं तो हम ये सोच समझ के करते हैं कि फंड मैनेजमेंट क्या है, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, वो कैसे अपसाइड डाउनसाइड एक्सेट्रा कैप्चर करते हैं। मान लीजिए 2 साल बाद कुछ चेंज हो गया उधर, तो आपको एग्जिट क्लॉज मिलता नहीं है कि आप पैसा निकाल पाओगे, वो लॉक कर देता है 60 ईयर्स तक। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो आपके पर्पस को मीट करता है बिना वो लॉक इन के। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड से पर्सनली मैं तो दूर ही रहती हूँ, और हमारे कस्टमर्स का भी पैसा कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड में नहीं डालता। ओके, सो इसका जो लॉक इन है उसको प्रतिभा कहती है, उसके बिना ही अगर आप निवेश कर सकते हैं तो वाई नॉट, जहां आपको लिक्विडिटी आपके लिए बनी रहती है। अब मुझे ये बताइए प्रतिभा कि जब आप लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग करती हैं तो वो कौन सी वो गलती है जो आपको लगता है कि लोग कर रहे हैं और आप उन्हें करेक्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ ये गलती तो मत कीजिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में? लोग इन्फ्लेशन का जो असर है ना उसको समझते नहीं है। तो जब हम बताते हैं कि आपका जो सेम लाइफस्टाइल, जो आप मतलब कुछ बढ़ाते नहीं हो तो भी आपका डबल होगा, तो वो मानते नहीं। वो बताते हैं कि रिटायरमेंट में हमारा इतना खर्चा नहीं होगा, हम सिंपल सा लाइफ जिएंगे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने एक लाइफस्टाइल बना के रखी है तो वो लाइफस्टाइल कम से कम मेंटेन तो करना चाहोगे ही आप। तो लोग यही सोचते हैं कि आज मैं कितना खर्चा कर रही हूँ और वही मेरा रिटायरमेंट में भी होगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है। नंबर 2, लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम है, अब क्या जरूरत है, अब थोड़ा मतलब ट्रैवल कर लेते हैं, अब कुछ खरीद लेते हैं, कुछ मस्ती करते हैं और बाद में हम लोग रिटायरमेंट का सेविंग। तो ऐसा सोचते सोचते 45-50 के हो जाते हैं और बहुत बड़ा रकम उनको सेव करना पड़ता है, वो मुश्किल हो जाता है। ये दो ओके, तो बहुत डेफिनेटली अवॉइड करना। ठीक है। सो इन्फ्लेशन को भूल जाना और ये सोचना कि अभी तो बहुत दूर है, अभी आज की ज़िंदगी योलो यू ओनली लिव वंस वाली जो फिलॉसफी है वो आपको भारी पड़ सकती है। और अगर कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देती हैं? 2 चीज करना चाहिए। उनका एक्सपेंसेस का तो उनको हिसाब रखना चाहिए कि कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। ऐसा नहीं कि राउंड फिगर डाल दिया, इधर 5 होगा उधर 6 होगा, वैसा नहीं होगा। एग्जैक्ट एक्सपेंसेस लिखे और कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ईपीएफ। जैसे मैंने बताया, ईपीएफ बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिटायरमेंट का और लोग भूल ही जाते हैं। तो सारे इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करें और मैप करें। ये ईपीएफ जो है मैं ये टच नहीं करूंगा, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है। ये सारे एसआईपी रिटायरमेंट के लिए मैप करें और वो बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है और एक पीस भी मिल जाती है कि हाँ चलो मैं अच्छा कर रही हूँ। अभी मैं अगर स्पेंड भी करना चाहूँ तो डज नॉट मैटर, मैं तो अपना सेविंग कर ही रही हूँ। ओके, चलिए ये बताइए, आपने ईपीएफ का जिक्र किया। अभी ईपीएफ में ये लोगों को कहा जा रहा है अगर वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं ईपीएफ के ज़रिए तो वो एक जॉइंट फॉर्म भर के ये अर्जी दे सकते हैं और फिर उनको ज़्यादा उसकी तरफ आप उन जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएस की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। क्या आप उसे सही मानती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? एक्चुअली वो स्कीम तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि अगर मैं मतलब अभी रिटायर होने वाली हूँ तो ये लेना चाहिए। लेकिन एक ही मुझे छोटा प्रॉब्लम है उसमें कि ईपीएफ का जो है ना, उनके पास कॉर्पस नहीं है कि ये इतना बड़ा रिटायरमेंट का पेंशन दे सके। और इतने सारे लोगों को लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ता ही जाता है, लोग 80-90 उससे भी ज्यादा जीते हैं। तो उतना उतने साल तक क्या वो दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा? तो गवर्नमेंट शायद उस पर बटन करेगा। ये सोच के हम निवेश कर सके, ये दे सकते हैं कि हाँ चलो ये बहुत अच्छा स्कीम है और गवर्नमेंट तो बेल आउट ही करेगा। अगर गवर्नमेंट में सोचा कि बहुत अंडर प्रिविलेज को ही हम सपोर्ट करेंगे और कैप कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये आपको माइंड में रखना है कि ईपीएफ के पास इतना पैसा नहीं है कि इतना बड़ा रकम वो दे। उसके बावजूद आप करना चाहे तो ये अच्छा स्कीम है। ओके, चलिए, तो ये आपको अपने इंडिविजुअल उस पर डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि ईपीएफ हमें समय पर ब्याज तो दे नहीं पा रहा है, क्या वो इतनी मोटी लंबी सी वो इस तरह के पेंशन दे पाएगा या नहीं, ये इसको सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रतिभा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।